हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं आज पारिस्थितिकी, ठीक है, इसके हम टोटल 50 क्वेश्चन देखेंगे इस लेक्चर में। तो इस चैप्टर के अगर आप देखा जाए तो जो एमपी के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं 2013 से लेकर 19 तक, सबसे ज़्यादा अगर किसी चैप्टर के क्वेश्चन पूछे गए हैं जीव विज्ञान में तो वो है पारिस्थितिकी। तो हम इसमें टोटल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आए हुए क्वेश्चन हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपसे कोशिश करिए कि बनना ही चाहिए, तो क्योंकि जो पीछे आया हुआ है या पिछले एग्ज़ामों में आया हुआ है अगर हमसे वह नहीं बन पाएगा तो हम ये बोल सकते हैं कि आने वाले एग्ज़ामों में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो और एग्ज़ाम से पहले हमारे प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे कंप्लीट हो ही जाने चाहिए, और जितना डिटेल आप पढ़ सको उतना पढ़ भी लेना चाहिए, ठीक है। और इस जो हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए जो अपना नाम है चैनल का स्टडी वायर, सेम टू सेम टेलीग्राम पे स्टडी वायर नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ से ये पीडीएफ ड्राइंग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि जैव विविधता पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो जो जैव विविधता है वो निम्न में से किसका प्रभाव जैव विविधता पर पड़ता है। तो सबसे पहले तो जैव विविधता मतलब ये होता है कि हम ये बोल सकते हैं कि कोई मान लो इतना बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, एक बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर पेड़ पौधे रहते हैं, यहीं पर नदी या फिर जल में रहने वाले जीव जंतु रहते हैं, और थल स्थल पर रहने वाले जीव जंतु रहते हैं, मनुष्य, भेड़, बकरी सारी। तो एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी मिलकर क्या बनाते हैं, तो जैव विविधता बनाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा है कि जैव विविधता पर निम्न पर में से किसका प्रभाव पड़ता है। तो पर्यावरण प्रदूषण, अगर पर्यावरण प्रदूषण फैलेगा तो यहाँ कई जीव जंतुओं को प्रभाव पड़ेगा। समुद्री अम्ली, ठीक है, समुद्र अम्लीयताकरण या अम्लीकरण बढ़ेगा तो भी समुद्र जीवों को या समुद्री जीवों को प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और बाहो हवा में बदलाव, अगर हवा में जो बदलाव होगा, गर्म होगी ठंडी होगी, उससे भी जीव जंतुओं पर प्रभाव पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जैव विविधता पर समुद्र अम्लीकरण का भी प्रभाव पड़ेगा, वायु प्रदूषण का भी प्रभाव पड़ेगा और पर्यावरण प्रदूषण का भी प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा इसका राइट आंसर, और ये एमपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर का कि हरित ग्रह प्रभाव निम्न में से किसका योगदान अधिक रहता है। तो हरित ग्रह प्रभाव का मतलब है कि हमारी ये पृथ्वी हो गई और हमारा ये वायुमंडल में जो गर्मी रहती है, गर्मी को जो रोकता है या फिर गर्मी बढ़ाता है हमारे वायुमंडल में, उसे हम बोलते हैं हरित ग्रह प्रभाव, ठीक है। तो हरित ग्रह प्रभाव सबसे ज़्यादा अगर हमारे वायुमंडल की गर्मी बढ़ाता है तो बढ़ाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। और अगर हम घटते क्रम में बात करें तो सबसे पहले आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आ जाएगा मेथेन, ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाएगा मेथेन 7 नंबर का। और तीसरे नंबर पे आ जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और फोर्थ नंबर पर आ जाएगा जलवाष्प। परंतु यहाँ क्वेश्चन हमसे पूछा है कि हरित ग्रह प्रभाव के लिए निम्न में से किसका योगदान अधिक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का कि इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ठीक है। तो इंटरनेशनल राइस चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये हमसे पूछा गया था, फिलीपींस में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। और ये बना कब था, अगर ये आपसे पूछ ले जाए तो ये 1960 में बना था, ठीक है। तो राइस इंस्टीट्यूट मतलब चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस में कब बना था, तो 1960 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ की कृषि की वह शाखा एग्रोनॉमी खालिस्तान से संबंधित है, ठीक है। तो कृषि की एक शाखा है एग्रोनॉमी, वह किससे संबंधित है, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा इसका राइट आंसर, फसल उत्पादन के नियम और पालन से। तो फसल उत्पादन के नियम और पालन से संबंधित है कौन, तो कृषि की एक शाखा एग्रोनॉमी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा कि प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है, ठीक है। तो प्रशीतन मीन्स हो जाएगा किसी भी खाद्य पदार्थ को ठंडा करना। तो हम किसी भी खाद्य पदार्थ को ठंडा करते हैं तो उसमें जैविक क्रियाएं क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर कि जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जैसे हम फ्रिज में अगर कोई भी खाद्य पदार्थ को रख दें तो वह अधिक दिन तक संरक्षित रह सकता है, क्योंकि उसमें जीवाणुओं की जो क्रिया है, वह प्रजनन दर है, वह क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा छठवें नंबर का कि निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है जो कि आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो ये आपने इन्वायरमेंट में पढ़ रखा होगा कि सबसे पहले क्या होता है, सूर्य प्रकाश से उगती है घास उगती है, और घास को कौन खाता है, बकरा खाता है, और बकरे को कौन खाता है, मनुष्य खाता है। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ राइट हो जाएगा, ये एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है सातवें नंबर का कि निम्न में से किसके नष्ट होने की अवधि सर्वाधिक होती है, ठीक है।
अधिक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके नष्ट होने की अवधि सर्वाधिक होती है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो जो प्लास्टिक के थैले हैं, प्लास्टिक के थैले इन्हें हजारों साल लग जाता है नष्ट होने में, जबकि केले का छिलका, लकड़ी का टुकड़ा और कागज़ की थैली ये बहुत कम समय में ही नष्ट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किसकी अवधि या किसके नष्ट होने की अवधि सबसे अधिक होती है, सर्वाधिक होती है, तो प्लास्टिक के थैले की। अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का कि ओजोन परत खालिस्तान को रोकती है। तो जो ओजोन परत होती है वह पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर होगा राइट आंसर। अगला है 9वें नंबर का क्वेश्चन कि पारिस्थितिकी विज्ञान खालिस्तान से संबंधित है। तो पारिस्थितिकी का मतलब क्या होता है, तो जीवों और उनके वातावरण के बीच संबंध को रिप्रेजेंट करता है कौन, पारिस्थितिकी विज्ञान। जीव रहते हैं और उस क्षेत्र में जो भी भूमि है या फिर पत्थर या फिर हम ये बोल सकते हैं घास, पेड़ पौधे, हर एक चीज़ का जो संबंध है उसे ही क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान बोलते हैं। मतलब जीवों और उसके वातावरण के बीच संबंध बताता है कौन, पारिस्थितिकी विज्ञान। अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर का कि पृथ्वी के तापक्रम में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो पृथ्वी के तापक्रम में वृद्धि के लिए क्या उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमने पीछे भी देखा कि पृथ्वी का तापमान में वृद्धि होना, या इसे ही हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, या सॉरी हरितगृह प्रभाव, क्या बोलते हैं, हरितगृह प्रभाव, या फिर तापमान में वृद्धि, तो वो किसके कारण होती है सर्वाधिक, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। 11वां क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा कि भविष्य में पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में औसत वृद्धि का कारण क्या है। ठीक है, तो भविष्य में मतलब आने वाले समय में पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में औसत वृद्धि का कारण क्या क्या हो सकता है, तो परमाणु युद्ध बिल्कुल हो सकता है, जो परमाणु परीक्षण रेगुलर हो रहे हैं। ठीक है, या फिर हम परमाणु से क्या बनाते हैं, परमाणु भट्टी से बिजली बना रहे हैं। ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, उसके कारण भी वायुमंडलीय ये बढ़ेगा तापमान आगे चल के, और ज्वालामुखी के जो धूल के बादल जो होते हैं उसके कारण भी वायुमंडल का तापमान रेगुलर आगे चल के समय में बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका हो जाएगा राइट आंसर कि भविष्य में पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान की औसत वृद्धि का कारण क्या है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला है 12वें नंबर का क्वेश्चन कि वायु प्रदूषण जो प्रकाश रासायनिक धुंध उत्पन्न करता है। ठीक है, तो जो वायु प्रदूषण जो प्रकाश रासायनिक धुंध उत्पन्न करता है, तो ये ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर। प्रकाश रासायनिक धुंध का मतलब हो जाएगा, आप अगर मेट्रो सिटी गए होंगे या वहाँ रहते होंगे तो आपने देखा होगा कोहरा हमेशा छाया रहता है। तो किसके किसके कारण बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 13वें नंबर का कि जलाशयों में जल है। ठीक है, जलाशयों में जो है जल है वह क्या है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नवीनीकृत संसाधन और अनवीनीकृत संसाधन दोनों हो जाएंगे। तो आप ये याद रखिए कि जो जल है इसे नवीनीकृत संसाधन के अंतर्गत रखा है, और अनवीनीकृत संसाधन वह संसाधन के अंतर्गत आते हैं जो कि पृथ्वी पर हमेशा एक निश्चित मात्रा में बना रहता है, बस इसका रूप बदलता रहता है। ठीक है, तो जो जल है उसे हमने नवीनीकृत और अनवीनीकृत दोनों संसाधनों के रूप में रखा गया। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जैव अपघट्य किसका अपशिष्ट है। ठीक है, तो जैव अपघट्य है वह किसका अपशिष्ट है, ये हमसे पूछा गया है। तो जैव अपघट्य जो है, तो इसमें जैव आया है, तो जैव किसमें होगा, मांसपेशी, ठीक है, सॉरी मवेशियों का अपशिष्ट। तो जैव मतलब जैविक क्रिया या फिर जीव की बात हो रही, तो जैव अपघट्य किसका अपशिष्ट है, तो मवेशियों का अपशिष्ट। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 15वें नंबर का कि जल क्या है। तो अभी हमने देखा जल क्या है, तो नवीनीकृत संसाधन और अनवीनीकृत संसाधन दोनों के अंतर्गत आता है कौन, जल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 16वें नंबर का कि अपशिष्टों में अधिकतम उत्पादन के लिए क्या कारण है। ठीक है, तो जो अपशिष्ट है वह अधिकतम उत्पादित हो रहा है, उसका कारण क्या है, तो आपने देखा होगा यूज़ एंड थ्रो। ठीक है, उपयोग करो और फेंक दो, फेंको योजना के तहत। मतलब हम पॉलीथीन है, बॉटल है, या फिर जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, चिप्स वगैरह के जो पैकेट आते हैं, ठीक है, फास्ट फूड के, सब के सब क्या होता है, हम इसे यूज़ करते हैं और फेंक देते हैं। तो यूज़ करो और फेंक दो के कारण ही अपशिष्ट की मात्रा क्या हो जाती है, रेगुलर बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन है 17वें नंबर का कि पर्यावरण में आते हैं। ठीक है, तो जो पर्यावरण है उसमें क्या क्या आते हैं, तो देखो भूमि भी आती है पर्यावरण में, वायु आता है, जल आता है, प्रकाश आता है, ताप, वर्षा, सारी चीज़ें। मतलब हमारे आसपास हमें जो भी चीज़ें दिख रही है, जो भी क्रियाएं घट रही है, सब क्या, सब आवरण मिलकर ही क्या बनाता है, पर्यावरण बनाता है। तो उपरोक्त सभी इसका हो जाएगा क्या, राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है 18वें नंबर का कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो जो मृदा अपरदन है मतलब हम बोल सकते हैं ये मिट्टी है, ठीक है। अगर बारिश आएगी तो ये मिट्टी बह जाएगी, तो ये बहने को ही क्या बोलते हैं, अपरदन बोलते हैं। तो मृदा अपरदन किसके कारण रोका जा सकता है, ये हमसे बोला गया है। तो अतिचारण द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पर राइट आंसर, मृदा अपरदन अतिचारण। और अतिचारण का मतलब होता है यहाँ पर वृक्षों को लगाना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर 19वें नंबर का कि गंगा जल में निम्न में से कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो गंगा जल में पाया जाता है कार्लीफॉर्म जीवाणु, ठीक है। कार्लीफॉर्म जीवाणु मतलब ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 20वें नंबर का कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का गठन किसने किया। तो ये जो शब्द है पारिस्थितिकी तंत्र, ये कौन ने दिया था, तो ये टॉन्सले ने दिया था, एजी टॉन्सले, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 22वें नंबर का कि जल अवशोषण उच्चतम होता है, ठीक है। तो जल का अवशोषण उच्चतम किस में होता है, तो दोमट मिट्टी जो होती है ना, इसमें जल का अवशोषण अधिकतम होता है, ठीक है। और इस दोमट मिट्टी में बागवानी और कृषि के लिए बहुत अच्छी होती है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 23वें नंबर का कि पैलियोंटोलॉजी, ठीक है, पैलियोंटोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन होता है। तो पैलियोंटोलॉजी में होता है जीवाश्म का अध्ययन, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 24वां कि निम्न में से कौन सा वन का कार्य नहीं है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा जो है जिसके वन का कार्य नहीं है, तो वन क्या नहीं करता है। तो देखो कागज बनाने में उपयोगी है, ये बिल्कुल सही है। और सेकंड है कि रेजिन, गम और औषधि मिलती है वनों से, ये भी सही है। बाढ़ नियंत्रित होती है, ये भी सही है। मतलब देखो यहाँ पर क्या कार्य नहीं है, ये बोला तो मृदा क्षरण करते हैं, तो वन मृदा क्षरण को रोकते हैं, ना कि मृदा क्षरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 25वें नंबर का कि कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है, ठीक है। तो कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो जीवाणु भी एक जैविक घटक है, जीव होता है, कवक भी एक जीव होता है, और पादप मतलब कोई भी पौधा भी एक जीव होता है। तो अजैविक मतलब किसमें जीव नहीं होता, तो ह्यूमस में कोई जीव नहीं होता। तो कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है ऐसा बोला है, तो ऑप्शन नंबर पहला होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि जैव विविध हॉट स्पॉट है, ठीक है। तो जैव विविध हॉट स्पॉट है मतलब जीव का हॉट स्पॉट मतलब कहाँ पर ज़्यादातर जीव जंतु रहते हैं, तो वन में। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इस जैव हॉट स्पॉट में वनों को आधार माना है, इसीलिए वन यहाँ पर 4 नंबर का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि एक पोषक स्तर से दूसरे में स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर 10%। कहने का मतलब कि अगर सपोज मैंने या फिर पौधे ने 100% एनर्जी बनाई है, तो अगर हम पौधे को खा लेते हैं तो मेरे पास मात्र कितनी परसेंट एनर्जी आएगी, 10%। और मुझे अगर कोई शेर खा लेता है मान लो, तो इसका 10% का 10% निकालोगे तो कितना परसेंट जाएगा, 1%। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर या फिर एक जीव से दूसरे जीव में जब भी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो केवल और केवल 10% ही स्थानांतरण होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वन है, ठीक है। तो वन क्या है ये हमसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर कि जो वन है नवीनीकृत संसाधन है। मतलब यदि वन काट दिए जाते हैं तो हम इन्हें दोबारा उत्पादित या पौधे रोपण करके वन को बनाया जा सकता है। तो नवीनीकृत संसाधन के अंतर्गत आएंगे कौन, वन। अगला क्वेश्चन है 29वें नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखो ग्रीन हाउस गैस नहीं है बोला मतलब तापमान को कौन गर्म नहीं करती है, तो H2 मतलब जो हाइड्रोजन है वह ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आती है, जबकि CFC, मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 30 नंबर का कि वह सूक्ष्मजीव जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ठीक है। मतलब वह सूक्ष्मजीव जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है कौन करता है, तो राइजोबियम, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। और जितनी भी दलहनी फसल होती है उनकी जड़ में पाया जाता है कौन, राइजोबियम। और एक नॉस्टॉक भी होता है, ठीक है। राइजोबियम होता है और एक नॉस्टॉक होता है, दोनों की दोनों जो भी दलहनी फसल होती है उनकी जड़ों में पाया जाता है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर कि मांसाहारी प्रदर्शित होते हैं, ठीक है। तो जो मांसाहारी है वह प्रदर्शित होते हैं। तो मांसाहारी किसके अंतर्गत आते हैं, तो द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। तो जो पौधे होते हैं प्रथम उपभोक्ता, जो पौधे हो जाएंगे एनर्जी बनाते हैं। पौधों को खाते हैं कौन, कीट खाते हैं, मेंढक खाते हैं, तो ये प्रथम उपभोक्ता। और कीट मेंढक को कौन खाता है, तो यहाँ पर हम ये बोलते सकते हैं कि सांप खाता है, मोर खाता है,
ठीक है। और यहाँ पर और बात करें तो शेर आ जाएगा। तो ये सब द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तो मांसाहारी किसके अंतर्गत आते हैं? तो द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत। अगला 32वें नंबर का क्वेश्चन है कि एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र मतलब जो मनुष्य ऐसा तंत्र बनाता है जिसमें वो जीव जंतुओं को रखता है, तो उसका हम एक्वेरियम बोलेंगे। तो एक्वेरियम में हम क्या करते हैं? कछुए को, मछलियों को पालते हैं, तो वो कृत्रिम मानव द्वारा बनाया गया पारिस्थितिकी तंत्र होगा। अगला क्वेश्चन है 33वें नंबर का कि जंतु विलुप्त होने के मुख्य कारण है। ठीक है, तो जो जंतु है वह विलुप्त हो रहे हैं, उसका मुख्य कारण क्या है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर, वनीकरण प्रदूषण के कारण। ठीक है, सॉरी, नवीकरण प्रदूषण के कारण। तो आप देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा नेटवर्क फैल रहा है, इसके कारण क्या हो जाता है? नवीकरणीय प्रदूषण। और इस प्रदूषण के कारण जो रे निकलती है उससे भी प्रॉब्लम होती है। और हम ये बोल सकते हैं कि जो नवीनीकृत वाहन आ रहे हैं, ठीक है, तो इनमें से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर हम सल्फर डाइऑक्साइड बोल सकते हैं। तो नवीकरणीय प्रदूषण के कारण जंतु विलुप्त होने का मुख्य कारण है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 35वें नंबर का, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से संबंधित है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव से होता क्या है? तो तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब हम इसको क्या बोल देंगे? ग्लोबल वार्मिंग, सॉरी, हरित ग्रह प्रभाव, सॉरी, ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे। मतलब ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से संबंधित है किसमें? तो ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि पृथ्वी का तापमान क्या हो जाना? बढ़ जाना, उसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 36वें नंबर का कि प्रत्येक खाद्य श्रृंखला में हरे पादप है। ठीक है, तो जो प्रत्येक खाद्य श्रृंखला में हरे पादप होते हैं, तो हरे पादप होते क्या है? तो हम ये बोल सकते हैं कि सूर्य से आने वाली रोशनी को ये ऊर्जा में बदलते हैं। मतलब ये होते हैं उत्पादक। क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं क्या? हरे पादक। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 37वें नंबर का कि कौन पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो कौन पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या में उपस्थित होते हैं? तो सबसे ज़्यादा इस पृथ्वी पर मतलब क्या पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा अगर देखोगे तो उत्पादक। उत्पादक मतलब घास सबसे ज़्यादा पाई जाती है और वो भी पारिस्थितिकी तंत्र का भाग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अगला है 38वें नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से कौन जल क्रांति नहीं करता। ठीक है, तो निम्न में से कौन जल क्रांति नहीं करता? तो यहाँ पर अगर आ जाएगा तो अवक्षेपण, मतलब ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो जल क्रांति नहीं करता, तो देखोगे जीवन शैली में वृद्धि होती है जल से, बिल्कुल सही है। शहरीकरण बढ़ता है जल के कारण, जहाँ जल होगा तो वहाँ लोगों का निवास बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती जाएगी। और फसलों की बढ़ोतरी होती है, जहाँ जल होता है वहाँ फसल भी बढ़ती है। तो हमसे यहाँ नहीं होता, जल क्रांति नहीं करता है कौन? तो अवक्षेपण। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 39वें नंबर का कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों में से निम्नलिखित में से किसके द्वारा बचाव होता है। ठीक है, तो जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें से हम किसके द्वारा बचते हैं? तो ओजोन मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, जिसके कारण हम तक पराबैंगनी किरणें नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, और ये ऐसा क्वेश्चन देखो कितने सारे बार आया है ये। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे 40वें नंबर का क्वेश्चन कि ओजोन आवरण किस से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, तो जो ओजोन आवरण है वो किससे हमारी रक्षा करता है? तो यूवीसी और यूवीबी से। तो जो किरणें आती है पराबैंगनी किरणें, वो होती है कौन सी? यूवीसी और यूवीबी से रक्षा करता है कौन? ओजोन मंडल या ओजोन परत। अगला क्वेश्चन 41वें नंबर का कि जीवाश्म ईंधन के जलने के दौरान निम्न में से क्या निकलता है। तो जब भी जीवाश्म ईंधन जलता है तो सबसे ज़्यादा इसमें से निकलता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 42वें नंबर का कि जैव खरपतवार मापी की अनुशंसा की इकाई है। ठीक है, तो जैव खरपतवार मापी की अनुशंसा की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, पर्यावरणीय अपघटन को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है 43वें नंबर का कि संसाधन का मूल्य किस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो संसाधन का जो मूल्य है वह किस पर निर्भर करता है? तो कोई भी चीज़ है उसका मूल्य किस पर निर्भर करता है? तो समाज की आवश्यकता पर। मान लो अगर कोई मोबाइल है और उस मोबाइल की आवश्यकता समाज में हर एक व्यक्ति को हो गई तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44वें नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत है। ठीक है, तो ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो प्राकृतिक गैस, जिसे हम दोबारा बना सकते हैं। तो ये नवीनीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है 45वें नंबर का कि जल भराव वाली मृदा, ठीक है। तो जल भराव वाली मृदा मतलब सबसे ज़्यादा जल किस में भराया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर है राइट आंसर कि भौतिक रूप से नम, मतलब ऐसी मृदा जो कि भौतिक रूप से नम हो लेकिन कायिक रूप से शुष्क हो, तो उसमें सबसे अधिक जल भराव होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46वें नंबर का कि हरित खाद का उदाहरण है। तो जो हरित खाद का उदाहरण क्या है? तो लोबिया, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि हरित खाद का उदाहरण क्या है? तो लोबिया होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 47वें नंबर का कि अंतरा फसल होती है, ठीक है। तो जो अंतरा फसल हम किसको बोलते हैं? तो हम ये बोल सकते हैं दो या दो से अधिक फसल जो एकांतर कतारों में उगाई जाती है, ठीक है। मतलब एकांतर कतार, एक कतार में दूसरी फसल बो दी, दूसरी कतार में दूसरी, फिर ये वाली फसल फिर ये वाली कतार में बो दी, फिर ये वाली फसल ये वाली कतार में बो दी। तो एक अंतर, ठीक है, दो या दो से अधिक फसलों को एकांतर कतारों में उगाना ही क्या कहलाता है? तो अंतरा फसल खेती कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 48वें नंबर का कि सागर, ठीक है, सागर समुद्र के साथ झील और लवण जल में मछली पालन का तरीका कहलाता है। तो सागर हो, समुद्र हो या झील हो, हर जगह मछली पालन का तरीका क्या कहलाता है? तो मत्स्य पालन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर। अगला 49वें नंबर का क्वेश्चन है कि वायुमंडल की किस परत में ओजोन उपस्थित है? तो वायुमंडल की ऐसी कौन सी परत है जिसमें ओजोन उपस्थित है? तो समताप मंडल में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 50वें नंबर का हो जाएगा कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस निश्वासन लेने पर अधिक जहरीली होती है? मतलब देखो सिंपल सी कि कौन सी गैस अधिक जहरीली होती है ये हमें बताना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे अधिक जहरीली होती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। आने वाले 50 क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे, मतलब समथिंग 300 से 400 क्वेश्चन हमको इस चैप्टर के करने हैं और काफ़ी सिंपल होंगे। आप रेगुलर पढ़ोगे तो सब चीज़ें आपको बनने लगेगी, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।